तो दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा फिजिक्स क्लासेस में। मैं हूं संगीत कुमार। आज ये मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 है। आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं करंट डेंसिटी। तो देखिए, करंट डेंसिटी किसको बोलते हैं? तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी and used to determine the amount of current in the specific portion of the conductor, and it is mathematically defined as J is equal to I upon A perpendicular। देखिए, करंट डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी एरिया क्रॉस सेक्शन, यानी कोई एरिया क्रॉस सेक्शन है और यदि उस एरिया क्रॉस सेक्शन की वैल्यू 1 है तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट एरिया। यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन उसको बोलेंगे। तो किसी यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, किसी यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो करंट पास करता है ना, उस करंट को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, उस करंट को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये एक आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है। इस क्रॉस सेक्शन से ये मान लेते हैं आई करंट पास कर रहा है ना, और ये जो एरिया है ना, इस क्रॉस सेक्शन के, ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ना, इस करंट के परपेंडिकुलर है ना। तो इस एरिया क्रॉस सेक्शन की जो वैल्यू है, मान लेते हैं कि वो 1 यूनिट है। ठीक है, वह ये जो है ना 1 यूनिट है, तो इसका नाम हो जाएगा यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन, है ना। तो इस यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जितना करंट पास करता है ना, उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी का जो फिजिकल मीनिंग है वो है कि किसी कंडक्टर के किस पोर्शन में कितना करंट है, उस चीज़ को वो डिफाइन करता है, उस चीज़ को वो डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो इट यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ करंट इन द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द कंडक्टर। किसी कंडक्टर के किसी पार्ट में या किसी पोर्शन में कितना करंट है, उसका जो मेजरमेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी को मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करते हैं? आई अपॉन ए परपेंडिकुलर। ये जो एरिया है ना, ये परपेंडिकुलर है किसके? इस करंट के। ये जो करंट का जो फ्लो हो रहा है ना, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो J इज इक्वल टू होता है, J क्या है यहाँ पे? करंट डेंसिटी। तो J इज इक्वल टू हो गया आई अपॉन एरिया परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर एरिया। ऐसा यूनिट इसका होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। चूँकि इसको मेजरमेंट करते हैं एम्पियर में, तो एम्पियर हो गया, और एरिया को मापते हैं मीटर में, मीटर स्क्वायर में, तो इसलिए मीटर स्क्वायर हो गया। फिजिकल क्वांटिटी ये वेक्टर है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है ना, और ये क्या है? आपका वेक्टर है। तो करंट डेंसिटी जो होता है ना, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। डायमेंशन LT-2 हो गया, इसके लिए A हो गया, और इसके लिए L स्क्वायर होता है, और ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, है ना। तो इसका डायमेंशन हो गया ये। अब देखिए, अब हम क्या किए कि एक जनरल फार्मूला डेवलप करने के लिए ये एक हम एरिया क्रॉस सेक्शन ले लिए। ठीक है, इस एरिया क्रॉस सेक्शन का जो एरिया वेक्टर है वो देखिए, ये है DS। ये एरिया वेक्टर है। ये छोटा सा, ये मान लेते हैं कि कोई एरिया क्रॉस सेक्शन है, और इस एरिया क्रॉस सेक्शन में एक छोटा सा हम पैच ले लिए, है ना, एक छोटा सा एरिया ले लिए, है ना, एरिया एलिमेंट इसको बोल सकते हैं हम। तो ये जो है, इसका जो वैल्यू होगा वो DS होगा, और चूंकि एरिया वेक्टर है तो इसलिए हम इसको क्या लिखाएंगे? ये DS वेक्टर के द्वारा दिखाएंगे। और एरिया वेक्टर अपने सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ से ये जो एंगल बना रहा है ना, ये 90 डिग्री है DS। ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे है। अब देखिए, देन करंट डेंसिटी एट पॉइंट विल बी J इक्वल टू क्या हो जाएगा? चूँकि छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया से करंट भी तो छोटा ही पास करेगा, इसलिए इसको हम DI लिख दिए, और छोटा सा एरिया हो गया DS, और यहाँ पे परपेंडिकुलर एरिया होता है, चूँकि J का फॉर्मूला ही होता है ये। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे J इज इक्वल टू DI, और यहाँ से देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे? इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। तो ये जब कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो एंगल बन रहा है थीटा इस एक्सिस के साथ, तो ये हो जाएगा DS cos थीटा। जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस के फॉर्म में होता है, जिसके साथ एंगल नहीं बनता है वो साइन के फॉर्म में होता है। तो ये जो इसके साथ थीटा, देखिए यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, तो इस एक्सिस पे, यानी करंट के अलोंग, इसका जो वैल्यू होगा वो DS cos थीटा होगा। तो यहाँ पे हम देखिए, अब ये करंट इधर ही जा रहा है, और ये जो है ये इसी डायरेक्शन में हो गया। इसका मतलब है कि ये एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया
करंट के परपेंडिकुलर हो गया। इस एरिया का वैल्यू हो गया करंट के डायरेक्शन में ds cos थीटा, है ना, ds cos थीटा हो गया ये, इसका वैल्यू है ds cos थीटा, और इस ds cos थीटा पर करंट हो गया परपेंडिकुलर, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है ना, ये है एरिया परपेंडिकुलर ds cos थीटा ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए हम, अब यहाँ पे क्या किए, इसका ds परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है ना यहाँ पे पुट कर दिए, है ना, ये पुट कर दिए यहाँ पे। अब देखिए तो ये हो गया ds cos थीटा, है ना, परपेंडिकुलर एरिया इसलिए पुट कर दिए यहाँ पे ds cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो di इक्वल टू हो जाएगा j ds cos थीटा। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है a डॉट बी, तो a डॉट बी बराबर क्या होता है ab cos थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a डॉट बी बराबर होता है ab cos थीटा। तो अब यहाँ पे हम क्या किए, ए हो गया ए के जगह पर जे, बी के जगह पर हो गया ds और cos थीटा हो गया। तो इसी चीज़ को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए तो जे डॉट ds लिख दिए, है ना। अब इसको क्या किए हैं कि टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो ये हमको एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द टर्म ऑफ करंट डेंसिटी। ओके, अब देखिए अब आपको बताते हैं इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। तो एक्चुअली जब कोई कंडक्टर, अगर उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई सेल अप्लाई नहीं किया गया है, सेल हम नहीं लगाए हैं, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो रैंडमली मूव करते हैं, और वो इस प्रकार मूव करते हैं कि उसके किसी यूनिट एरिया से पास करने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि सर देखिए, जैसे मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये हो गया आपका कोई कंडक्टर, और एक हम यहाँ पे एक एरिया क्रॉस सेक्शन ले लिए। तो इस एरिया क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन इस प्रकार पास करता है, मैंने रैंडमली मूव करता है, इस प्रकार से वो आता है जाता है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो ज़ीरो हो जाता है। और यदि डिस्प्लेसमेंट जब जीरो हो गया तो बताइए वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। और जब वेलोसिटी ही नहीं रहेगा तो करंट कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसीलिए रूम टेम्परेचर पे यदि हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए हैं, सेल नहीं लगाए हैं, तो कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। इसी वजह से हम किसी कंडक्टर को या किसी लोहा को या किसी कॉपर के वायर को छूते हैं तो हमको कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि किसी एरिया क्रॉस सेक्शन से पास करने वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो रैंडमली मूव कर रहा है, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी जीरो हो जाता है, जिससे करंट जीरो हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए अब जैसे ही क्या करते हैं कि हम उस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स महसूस करने लगते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, और फोर्स क्या बनाता है, एक्सेलरेशन। फोर्स से क्या उत्पन्न होता है, एक्सेलरेशन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं। तो जैसे वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं ना, तो उनकी टक्कर उस अपने नियरेस्ट जो पार्टिकल्स है, जैसे आयन है ना, कैटायन हो गए, उसके बाद एटम हो गए, तो उनसे वो टकरा जाते हैं। और उस टक्कर से क्या होता है कि वो अपने एनर्जी को लॉस कर देते हैं, जो एनर्जी उनको मिला था सेल से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो वो लॉस कर देते हैं। और वो जो लॉस एनर्जी है ना वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे वायर गर्म होने लगता है। अब देखिए तो ये जो टक्कर है ना लगातार चलते रहता है, ये टक्कर बराबर होते रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ओवरऑल जो है वो कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से मूव करता हुआ प्रतीत होता है। तो इस एवरेज जो ये कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। टक्कर के बाद क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी को लॉस कर देता है, फिर उसको क्या करता है, सेल उसको एनर्जी देता है, फिर टक्कर होता है, फिर इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लॉस करता है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। तो इसी एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन ए मटेरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या किसी कंडक्टर के दोनों एंड पे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एवरेज वेलोसिटी को क्या करते हैं, गेन करते हैं। उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है, ओके।
अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है कंडक्टर में, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब देखिए इसका कुछ हम इक्वेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम जो है ना फार्मूला डेवलप करने जा रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी एफ, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई होता है फार्मूला। तो यहाँ पे Q के जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस ई, चूँकि इलेक्ट्रॉन का केस है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखिए एफ बराबर, ये भी फार्मूला हमको पता है, एफ बराबर एम में होता है, ए बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, ठीक है। तो ए बराबर, अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू ई बाई इलेक्ट्रिक, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एम कर दिए, यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट कर दिए, है ना। तो हमको एक्सलेशन मिल गया। तो ये किसका एक्सलेशन है, इलेक्ट्रॉन का एक्सलेशन है, और ये एक्सलेशन बहुत अल्प समय के लिए, बहुत कम समय के लिए ये होता है, ठीक है। अब हमको पता है काइनेमेटिक्स का इक्वेशन v बराबर यू प्लस टी, तो इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वी डी लिख दिए। अच्छा ये u हो गया और ये हो गया और ये हो गया टाइम, इसको लिखते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो टक्कर होता है, तो टक्कर होने से पहले जो टाइम लगता है ना, उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं टाउ, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव टक्कर के बीच जो टाइम लगता है ना, उसी को टाइम को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, आगे हम यहाँ पे बताए हुए हैं। तो ठीक है, ये हो गया टाइम, ये हो गया वी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इनिशियली जीरो से स्टार्ट हुआ होगा, क्यों, क्योंकि उसका वेलोसिटी जीरो होता है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अब देखिए ए के जगह पर ये वैल्यू पुट कर दिए और टाउ के जगह पर टाउ भी रहने दिए। अब यहाँ पे देखिए वी डी का वैल्यू इतना आ गया, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर फॉर्म में लिखे है ना, अब इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं वी डी इक्वल टू ई, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में होता है ना, मोड लगाएंगे तो प्लस ही वैल्यू देगा, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एम इंटू टाउ। तो रिलैक्सेशन टाइम को हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं, इट इज़ द एवरेज टाइम टेकन फॉर ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर टू ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी दो सक्सेसिव कोलिजन में इलेक्ट्रॉन जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उस डिस्टेंस ट्रेवल में जो टाइम लगता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। दो सक्सेसिव कोलिजन में इलेक्ट्रॉन को जो समय लगता है, उसी समय को हम लोग, उसी टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच क्या रिलेशन होता है, इसको देखिए हम समझते हैं। तो हम यहाँ पे मान लिए कि एक कंडक्टर है और उस पर हम क्या किए, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए, सेल लगा दिए। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, है ना। तो ये हो गया आपका हायर पोटेंशियल और ये हो गया लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। देखिए ये हायर, ये लोअर, तो हायर से लोअर की ओर होता है, बना दिए। अब यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है। सॉरी डायरेक्शन मैं गलत बना दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गया हायर से लोअर की ओर, है ना, हायर से लोअर की ओर बना दिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो देखिए वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव जो प्लेट है ना, उससे वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव की तरह मूव करेगा, और ये जो इसका वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे, जो इसमें कुछ बनाए हुए फिगर में, उसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो लेट ए बी द कंडक्टर, मान लिया कि ए बी एक कंडक्टर है, हैविंग लेंथ एल, जिसकी लंबाई एल है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये ए है ना। तो यहाँ पे लिख दिए लेट ए बी द कंडक्टर हैविंग लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए, है ना, ये बना दिए यहाँ पे। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और यहाँ पे भी क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि E इक्वल टू वी बाई एल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हुए हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़े हैं हम लोग। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए नेट एन विद द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। अब मान लेते हैं कि कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो n है, चूँकि जो कंडक्टर होता है उसी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें फ्री। तो हम मान लिए कि इसका जो यूनिट वॉल्यूम है, उस यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो n है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर कितना हो जाएगा, तो यूनिट में n है, तो उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उस
कंडक्टर में पूरे इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो मान लेते हैं कि पूरे इलेक्ट्रॉन की संख्या कंडक्टर में कितनी है, n है। तो कैपिटल N इज इक्वल टू एन इंटू ये वॉल्यूम, देखिए एरिया इंटू लंबाई कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा ना, तो AL लिख दिए हम। ये हो गया यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कंडक्टर में, है ना, और ये वॉल्यूम हो गया। तो टोटल चार्ज इन कंडक्टर कितना हो जाएगा, E इंटू एन। एक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है और पूरे n में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज हमको मिल जाएगा। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, n, है ना, और n का देखिए n का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, है ना, E यहाँ पे है और n की जगह पर ये वाला वैल्यू रख दिए, है ना, यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए हमको टोटल चार्ज मिल गया। अब यहाँ पे टाइम इक्वल टू क्या होता है, L/d, है ना, टाइम इक्वल टू क्या होता है, L/2, है ना, चूँकि S बराबर क्या होता है, चूँकि S बराबर होता है Vt, है ना, तो T बराबर कितना हो जाएगा, S/V। तो S की जगह पर L रख देंगे, चूँकि कंडक्टर का लेंथ कितना है, L है ना, कंडक्टर का चूँकि लेंथ कितना है, कंडक्टर का लेंथ L है ना, इसलिए हो गया L, S की जगह पर L हो गया। और वेलोसिटी क्या होता है उसका, ड्यूट वेलोसिटी, तो Vt लिख दिए। तो यहाँ से टाइम हमको टाइम इक्वल टू इतना हो गया। अब यहाँ पे I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। तो Q का वैल्यू हम यहाँ पे निकाले हैं, इसको रख दिए और टाइम की जगह पर इतना वैल्यू पुट कर दिए। तो अब हमको क्या मिला, यहाँ से करंट की वैल्यू मिल गई यहाँ पे, है ना। अब ये जो करंट की वैल्यू आई, यहाँ से L से L कट गया और ये हो गया I इक्वल टू NEA इंटू VD, ये मिल गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी कांस्टेंट होता है n, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो बताइए कि करंट किस पर डिपेंड करेगा, करंट डिपेंड करेगा सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ठीक है, थैंक यू।